Hey everybody, welcome to Geography Core and in today's video हम पढ़ने वाले हैं सभी important questions of the chapter tertiary activities from your class 12th Geography book 1 that is Fundamentals of Human Geography. So यहाँ पर हम सभी important questions को cover करने वाले हैं. Similarly, we have also practiced the question answers of previous chapters so you can check them as well. And for now, let us get into this video. So the very first question is, what do you understand by tertiary activities? So tertiary activities को service sector भी कहा जाता है, which means कि tertiary activities में जो भी services होती हैं वो आ जाती हैं. ठीक है. It involves providing services rather than producing goods. These activities support the primary and secondary sectors and include services like transport, trade, banking, communication, education, healthcare, टूरिज्म. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं टर्चरी एक्टिविटीज में. दे आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट एंड आर क्रूशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. तो जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी सर्विसेज आती हैं टर्चरी एक्टिविटी में, उनको परफॉर्म किया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, यानी कि हम आपको सर्विस देंगे, आप हमको पेमेंट करिए. सो दिस इज व्हाट टर्चरी सेक्टर इज. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिटेल ट्रेडिंग. तो रिटेल ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है कि सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर. जब हम डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो होती है रिटेल ट्रेडिंग. ओके. दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर्स. यानी कि जो मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडिंग है वो फिक्स्ड स्टोर में होती है, शॉप्स बने होते हैं, है ना, स्टोर्स बने होते हैं, उन्हीं में जो है ये रिटेल ट्रेडिंग होती है. एज वी नो, जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, है ना, जनरल स्टोर्स होते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके हैं रिटेल ट्रेडिंग के, सच एज स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कार्स, ट्रक्स, डोर टू डोर सर्विस, है ना, मेल ऑर्डर, टेलीफोन. ये कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रिटेल ट्रेडिंग के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजिटल डिवाइड. देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिजिटल डिवाइड. यानी कि डिजिटल से मतलब है जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दो कंट्रीज के बीच में, दो रीजन के बीच में, उसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं. देखो, कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, किसी कंट्री में जो है बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है. ठीक है. एट द सेम टाइम कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिछड़ापन है, जहाँ पर उस लेवल का जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आया है. ठीक है. तो अब ये जो दो कंट्रीज हैं जिसमें से एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी एंड एक कंट्री जो बहुत ही कम डेवलप्ड है. सो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ये गैप है, डिजिटल गैप है, इसी को बोला जाता है डिजिटल डिवाइड. ओके. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इट इज़. बेसिक लेवल पे जाएं अगर हम, तो अगर मेरे पास में बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड वहीं पर मेरा एक फ्रेंड है जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत ही कम. ठीक है. सो ये जो डिफरेंस मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में है विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी, इसी को हम नेम देंगे डिजिटल डिवाइड. ठीक है. सो द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब. एज वी नो, हर चीज़ इक्वल तो नहीं है हर जगह. कहीं पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, कहीं पे बहुत कम होगी, कहीं पे मीडियम होगी, है ना. तो इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मूव्ड फॉरवर्ड बट द डेवलपिंग कंट्रीज लैग बिहाइंड. यानी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कंट्रीज आगे जा चुके हैं एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पीछे रह गए हैं इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में. ठीक है. एंड यही जो डिवाइड है कंट्रीज के बीच में, दैट इज व्हाट वी कॉल डिजिटल डिवाइड. दिस डिवाइड एग्जिस्ट बिटवीन कंट्रीज एंड इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड. ओके. Next question is what is trade? So trade is very simply buying and selling of items produced elsewhere. Okay. Name two types of trade, तो retail trade and wholesale trade. Now what are isochrone lines? देखो, isochrone lines वो लाइन होती हैं मैप पे जो कि ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं जहाँ पर पहुँचने में हमें इक्वल टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक पॉइंट है मैप पे. ठीक है. अब यहाँ से जिस जिस जगह जाने पे हमें केवल और केवल 20 मिनट लगेंगे, उनको जो है हम ज्वाइन कर देंगे. ये जगह है, यहाँ पर हम 20 मिनट में पहुँच जाएंगे. ये जगह है ना, यहाँ पर हम 20 मिनट में पहुँच जाएंगे. तो इन सभी को एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, राइट. तो ये हो जाती हैं आइसोक्रोन लाइंस. ओके. दीज लाइंस आर ड्रॉन ऑन मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम. Okay. Next question is what was the initial form of trade in the primitive society? So the answer is very easy and simple, that is barter system. ठीक है. The initial form of trade in the primitive society was the barter system
इन दिस डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस विदाउट यूज ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है गिव द मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सर्विस, जो कि अभी हम एक दो बार पढ़ चुके हैं, सो इट इज बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर, बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वार्टरनरी सर्विसेज, विच एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दीज। तो क्वार्टरनरी सर्विस जो है बेसिकली नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्विनरी एक्टिविटीज। तो देखो क्विनरी एक्टिविटीज सिंपली है जो हाई लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी जॉब्स, उनकी सर्विसेज आती हैं क्विनरी एक्टिविटी में। इट इज़ वेरी मच सिंपल, ठीक है। क्विनरी एक्टिविटीज फोकस ऑन द क्रिएटिव रीअरेंजमेंट ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, डाटा इंटरप्रिटेशन and use of evaluation of new technologies. This is one highest level of decision makers. इतना ध्यान रखिए, the difference between quaternary and quinary activity is कि quaternary जो है knowledge based sector है, वहीं पर quinary activity में जो high level decision makers होते हैं उनकी jobs आती हैं। Okay, they have special and highly paid skills of senior business executives, research scientists and financial consultants. अगला क्वेश्चन है हाउ डज द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अट्रैक्ट टूरिस्ट। किसी भी रीजन के क्लाइमेट कैसे एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, दैट यू हैव टू आंसर। तो देखो हर एक इंसान अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से टूरिज्म पर्पस से जाता है। टूरिज्म का मतलब क्या है, अपने एंजॉयमेंट के लिए जब लोग ट्रैवल करते हैं उसी को हम टूरिज्म बोलते हैं, राइट। अब ये लोग टूरिज्म कर रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो उनके अपने अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं, अपनी अपनी नीड्स होती हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा चिल्ड प्लेस पे जाना है, या हमें किसी बीच पे जाना है, या हमें किसी सनी वेदर वाले रीजन में जाना है। तो डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अ पर्सन, right? So most people expect to have warm sunny weather for beach holidays. This is one of the main reasons for the importance of tourism in South Europe. तो साउथ यूरोप में टूरिज्म क्यों होता है आपको पता चल गया, क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी डिमांड होती है कि भाई वो वार्म सनी वेदर में जाएं बीच हॉलीडेज पे, तो इस वजह से साउथ यूरोप जो है अट्रैक्ट्स टूरिज्म। देन मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर जो है कंसिस्टेंटली हाई टेम्परेचर रहता है एंड सनशाइन भी हमें कई घंटों तक मिलती है, लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन। एंड जो पीक हॉलीडे सीजन्स होते हैं उस टाइम पे जो है हमें यहाँ पर रेनफॉल भी कंपैरेटिवली कम दिखेगी, तो इट इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर अ टूरिस्ट। ओके, देन पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, आइदर हाईएस्ट टेम्परेचर देन होम और स्नो सूटेबल फॉर स्काइंग। देखो जो लोग विंटर हॉलीडेज पे जाते हैं उनकी स्पेशल डिमांड होती है कि भाई मेरे घर पे जो मेरे एरिया में जो टेम्परेचर है उससे तो ज़्यादा ही हो, है ना, तभी वो एंजॉय करेंगे, वरना घर पे तो है ही वो टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा या तो स्नो वगैरह हो जहाँ पर वो लोग जो है एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। एंड मेडिटेरियन रीजन इज कॉल्ड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टूरिज्म, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखो टूरिज्म क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर जो है लोग ट्रेवल करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। टूरिज्म इज ट्रेवल अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रेदर दैन बिजनेस। अब किसी काम के सिलसिले से, अपने बिजनेस के सिलसिले से ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट टूरिज्म। टूरिज्म तब है जब हम अपने मस्ती के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने हॉलीडे को जो है बेटर बनाने के लिए ट्रैवल करते हैं, देन इट इज़ नोन एज टूरिज्म। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। सो देज आर डिमांड। सबसे पहली चीज़ डिमांड, लोगों में आजकल जो है डिमांड बढ़ गई है कि उन्हें हॉलीडेज़ चाहिए, उन्हें अपना जो टाइम है अच्छे से स्पेंड करना है, तो ये भी एक रीज़न बन गया है कि जिसकी वजह से टूरिज्म ग्रो कर रहा है। ओके, द डिमांड फॉर हॉलीडेज़ हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली, इम्प्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज्ड लेजर टाइम परमिट मैनी मोर पीपल टू गो ऑन हॉलीडेज़। सेकेंड फैक्टर हो जाता है ट्रांसपोर्ट। अब कई सारी जगहों पे जो है ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो गया है, जिसकी वजह से उन प्लेसेस पे रीच आउट करना भी इजी है, एंड इसकी वजह से भी टूरिज्म में जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरिया हैज़ बीन एडेड बाय इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देन द नेक्स्ट फैक्टर विल बी क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पर भी टोटली डिपेंड करता है कि टूरिज्म कैसा रहेगा। मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज। This is one of the main reasons for the importance of tourism in South Europe. Then अगला फैक्टर हो जाएगा landscape. So many people like to spend their holidays in an attractive environment, which often means mountains, lakes, sea coast, etc.
ओके। हिस्ट्री एंड आर्ट ये भी अफेक्ट करती है किसी भी टाइप के टूरिज्म को, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री देखना पसंद होता है, जिनको कल्चरल प्लेसेस पे जाना पसंद होता है ना, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द टूरिस्ट। ओके, सो हिस्ट्री एंड द आर्ट ऑफ एन एरिया हैव पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस। पीपल विजिट एंशियंट और पिक्चर्स्क टाउन्स and archaeological sites and enjoy exploring castles, palaces and churches। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक एजेंसी है जो कि अपना काम किसी दूसरी एजेंसी से करवा रही है इन लेस प्राइसेस। ठीक है, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। एंड यही आउटसोर्सिंग जब ओवरसी लोकेशंस पे ट्रांसफ़र हो जाता है तब उसको बोला जाता है ऑफ शोरिंग। ठीक है, तो ऑफ शोरिंग और आउटसोर्सिंग दोनों का मतलब सेम ही है। ऑफ शोरिंग से मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो वर्क है, जो ट्रांसफ़र हुआ है वर्क का, वो ओवरसी हुआ है। ठीक है, व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशंस it is described by the term offshoring, although both offshoring and outsourcing are used as the same term। okay, so yes, यहाँ पे जो हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है एंड वन क्वेश्चन इज फॉर यू गाइज, जो कि आप लोग बताने वाले हैं इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलसेल ट्रेडिंग। सो इसका आंसर देंगे आप लोग इन द कमेंट सेक्शन एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द अनदर चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जाना नहीं तो कहीं